नमस्कार विद्यार्थियों। वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, कृषि टॉपिक चल रहा है और कृषि में आज हम जलवायु क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे। सभी विद्यार्थी हेडिंग डालो। सबसे पहले राजस्थान के कृषि जलवायु क्षेत्र या कृषि जलवायु प्रदेश लिख सकते हो आप। प्रदेश लिख लो या फिर क्षेत्र लिख लो, बात एक ही। पहले 10 नाम लिख लो। ऐसे लिखो, इनकी संख्या 10 है। कितनी है? 10। और 10 के नाम लिख लो पहले आप। या एक काम कर सकते हैं, आप चाहो तो यहाँ तक की टेबल बना सकते हो। मतलब एक तरफ तो क्रम संख्या आ जाएगा, एक तरफ जलवायु क्षेत्र का नाम आ जाएगा, प्रदेश का नाम, और एक उसमें कौन कौन से जिलों को शामिल कर रखा है वो आ जाएगा। केवल आपको 3 कॉलम ही बनाने हैं, आगे वाला नहीं बनाना है। और आगे वाली अगर और ज़्यादा नॉलेज चाहिए आपको तो ये पीडीएफ में भेज दूंगा, तो उसमें से आप अपने हिसाब से उतार सकते हैं। बाकी अपने एग्जाम की दृष्टि से इतना इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला लेके आप शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। पहला कौन सा विद्यार्थियों? शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। और इसको इंडिकेट कर रखा है फर्स्ट ए से। किससे कर रखा है? फर्स्ट ए। ये भी लिख लेना, फर्स्ट ए। ऐसे सवाल मैंने कई बार एग्जाम में देखे हैं। ये जो फर्स्ट एयर, फर्स्ट बी, ये जो है ना, ये भी आते हैं कई बार। ठीक है। इसमें जिले कौन कौन से आ रहे हैं? जोधपुर, फलौदी, बाड़मेर और बालोतरा। पहले इसमें 2 ही आते थे। कौन कौन से? जोधपुर और बाड़मेर आता था, लेकिन अब 4 हो गए इसमें। लिख लिया? जोधपुर, फलौदी, बाड़मेर और बालोतरा। दूसरा कृषि जलवायु प्रदेश का नाम लिखो। उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र। कौन सा है? उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र। और इसको फर्स्ट बी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट बी। आई नहीं है ना, फर्स्ट है। और इसमें जो जिले आते हैं, कौन कौन से जिलों को शामिल कर रखा है इसमें? तो गंगानगर और हनुमानगढ़ को ध्यान रखना। लिख लिया? तीसरा लिखो विद्यार्थियों, अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। तीसरा कौन सा है? अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। क्षेत्र की जगह प्रदेश भी लिख सकते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें 3 जिले लिखे आप। जैसलमेर, बिक हाँ, ऐसे फर्स्ट ही, शॉर्ट में इसको फर्स्ट ही बोलते हैं। लिख लिया? और इसमें 3 जिले लिखने हैं आपको। 3 जिले कौन कौन से? जैसलमेर है, बीकानेर है, चूरू है। और चूरू के ब्रैकेट में लिखना रतनगढ़, बिदासर, सरदार शहर और सुजानगढ़। लिख लिया? मतलब पूरा जिले को शामिल नहीं किया। इस जिले का कुछ तहसीलें हैं उनको शामिल किया है इसमें। कुछ तहसीलें दूसरे में चली गई, जैसे यहाँ चली गई, देखो ये राजगढ़, तारानगर, ये अंत स्थलीय जलोत्सरण के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र में चली गई। अलग क्षेत्र का नाम दे दिया इनको।
हाँ, एक ही जिले को दो पार्ट में बांट दिया। चौथा लिखो विद्यार्थियों, अंतःस्थलीय। ये जो शब्दावली दिखाई नहीं दे रही ना आपको, मैं लिख देता हूँ। जलोत्सरण, कौन सा? जलोत्सरण के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र, अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र। और इसमें डिस्ट्रिक्ट आते हैं विद्यार्थियों, 1, 2, 3, 4 और 5। 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं इसमें। और चूरू का जो इसमें कौन कौन सा पार्ट आता है? राजगढ़, तारानगर और खुद चूरू तहसील। चूरू का कौन कौन सा पार्ट आता है? राजगढ़, तारानगर और चूरू तहसील। लिख लिया? सभी बच्चों ने लिख लिया? अब लिखो पांचवा, लूणी। एक मिनट, इसको आप नाम देना विद्यार्थियों, सेकंड ए। लिख लिया था ना सेकंड ए? तो क्या नाम दिया हमने? सेकंड ए। अब पांचवा लिखो, अजमेर में अजमेर तहसील भी होती है। तो फिर चूरू में चूरू तहसील भी होती है, वो चूरू के अंतर्गत ही आती है। आप कोई सा भी जिला देखोगे ना, तो उसके नाम पर भी तहसील होती है। जैसे माना कि अभी अजमेर में अजमेर खुद तहसील है, किशनगढ़ तहसील है, इधर जैसे नसीराबाद तहसील है, उधर आगे सरवाड़ तहसील है, केकड़ी तहसील है। हो सकता है किसी को उपखंड बना दिया हो, बात वो अलग है, लेकिन सामान्यतः मतलब ये तहसील ऐसे होती है एक जिले के अंतर्गत। लिख लिया यहाँ तक? पांचवा लिखो विद्यार्थियों, लूणी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र। और इसको सेकंड बी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सेकंड बी। लिख लिया? इसमें जो शामिल जिले हैं उनका नाम लिखो, पाली, जालोर, सिरोही और ब्यावर। लिख लिया? कौन कौन सा लिखा है? पाली, जालोर, सिरोही और ब्यावर। सिरोही के कौन कौन सी तहसील आते हैं, वो सिरोही को रेखांकित करके लिखो। एक तो आती विद्यार्थी शिवगंज। कौन सी आती? ये लिखा हुआ, शिव शिव तो उधर रह गया, शिवगंज। और खुद सिरोही तहसील। सिरोही जिले के अंतर्गत कौन कौन सी तहसील है? शिवगंज तहसील, और खुद सिरोही तहसील, और रेवदर तहसील, ये आती है। जैसे आपने सुना होगा रेवदर की पहाड़ियाँ कहाँ है? सिरोही में है। तो सिरोही जिले के कौन कौन सी तहसील लिखी है आपने? शिवगंज लिखी है, सिरोही लिखी है, और रेवदर, ये 3 तहसील लिख लो सिरोही की। और ब्यावर जो डिस्ट्रिक्ट है, ब्यावर डिस्ट्रिक्ट की कौन कौन सी? जैतारण और रायपुर। और इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? सेकंड बी कहते हैं। कितने हो गए? अब लिखो छठा, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र। लिख लिया? इसको कहते हैं विद्यार्थियों थर्ड ए। क्या कहते हैं? थर्ड ए। और इसमें डिस्ट्रिक्ट लिख लें आप, अजमेर, टोंक, दौसा। ये क्या लिखा हुआ है?
जयपुर, कोटपुतली बहरोड, खेड़तल तिजारा और एक ब्यावर। हाँ, और ब्यावर में जो तहसील है वो लिखो बदनौर, मसूदा, विजयनगर, ब्यावर और टाटगढ़। क्योंकि ब्यावर की जैतान और रायपुर तो सेकंड बी में आ गई थी, है ना। और बाकी जो तहसील है वो किस में आ गई, थर्ड ए में। ब्यावर में कौन कौन सी तहसील, बदनौर, बदनौर पहले किस में आता था, भिलवाड़ा में आता था। बदनौर, मसूदा, विजयनगर, ब्यावर, टाटगढ़ और ये तहसीलें हैं। और कल परसों में आपको वो पढ़ा रहा था ना, स्वतंत्रता सेनानी, मोतीलाल तेजावत की गोली लगी थी कहाँ पर, विजयनगर में कौन सी जगह थी, पैर में गोली लगी थी ना उसके, कहाँ लगी थी, जगह बताओ। लिख लिया आपने यहाँ तक, सात वाली को। बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र। दूर से सही दिखाई दे रहा, नजदीक से थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई देता है। दूर से वैसे दिख रहा है क्या, इससे आपकी जो नज़र है उसका भी उसकी भी जांच हो जाएगी। लिख लिया विद्यार्थियों, सातवें में क्या लिखा, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र, और इसमें डिस्ट्रिक्ट लिख लो, अलवर और डीग, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर और करौली। और इसको नाम क्या देते हैं हम, थर्ड बी। क्या नाम देते हैं, थर्ड बी नाम देते हैं। आठवां नाम लिखो विद्यार्थियों, अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी व अरावली पहाड़ी क्षेत्र, और इसको नाम देते हैं 4A। क्या नाम देते हैं, 4A। लिख लिया, धीरे धीरे। आठवां लिख लिया सब बच्चों ने, इसमें डिस्ट्रिक्ट लिखो विद्यार्थियों। ये क्या, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़, उदयपुर और सिरोही। अब सिरोही इससे पहले भी लिखा आपने सेकंड बी में, सिरोही किस में आया था, सेकंड बी में आया था ना इसमें। ये देखो सिरोही का कौन कौन सा, एक तो शिवगंज आया था, सिरोही आया था, और एक रेवदर आया था कि नहीं आया था। अब बाकी जो सिरोही का पार्ट है, जैसे पिंडवाड़ा, आबू रोड वाला जो क्षेत्र है, वो किस में आता है, 4A में आता है। लिख लीजिए, सिरोही को रेखांकित करके सिरोही के क्षेत्र लिख लो, पिंडवाड़ा, आबू रोड, ये तहसील आती है। लिख लिया, नवा लिखो विद्यार्थियों, आर्द्र आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। लिख लिया, और इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, 4B, 4B, 4B।
और इसमें जिले लिख लो, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और सलूम्बर। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और सलूम्बर, लिख लिया। अगला लिखो 10वां, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र। 3-4 बार लिखोगे जब नाम याद होंगे इनके। आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र, 5 ही है बस। हाँ, 5 नाम दे रखा है इसको। लिख लिया विद्यार्थियों। और इसमें कौन से आता है, पूरा आडोती क्षेत्र आ जाता है। तो आडोती क्षेत्र कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र में आता है? वहाँ वहाँ ऐसे मिलेंगे आपको, 3A, 3B, 4A, 5 ऐसे मिलते हैं। फिर ये सोचते ये कौन सा जलवायु क्षेत्र आ गया, हमने तो ये पढ़ा था भाई आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र या आर्द्र, ये इनके दूसरे नाम पढ़े थे, लेकिन ये रोमन संख्या वालों में से भी सवाल मैंने एग्जाम में देखे हैं। एक नोट डालो। चलो ये बताओ मुझे, ये जितने भी आपको 10 मैंने जलवायु क्षेत्र पढ़ाए हैं, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा कृषि जलवायु क्षेत्र कौन सा है? 3A को किस हिसाब से बता रहे हो आप? क्या जिले? अजमेर, टोंक, दौसा, क्षेत्रफल में? जैसलमेर कहाँ आ रहा है देख लो। हाँ, तो राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है, ध्यान रखना। ऐसे लिखो, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश या क्षेत्र, जो भी लिखना चाहते हो, कृषि जलवायु प्रदेश। और ये लिख लो 1C। कौन सा है? 1C। अब आपको एग्जाम में 1C भी दे सकता है, अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदान क्षेत्र भी दे सकता है। हाँ भाई, कितने जिले आते हैं इसमें बहन जी? सबसे बड़े में, हाँ मेरी तरफ देखो, उधर मत देखो। देख, फिर देख रही हाँ, अच्छा पीछे लिखा है, हाँ तो बता अब। नहीं लेकिन मैं हट जाऊंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। नहीं पता ना, भूल गए, ध्यान से नहीं लिखा। 3 जिले आते हैं इसके अंतर्गत। 3 जिले कौन कौन से आते हैं? जैसलमेर, बीकानेर और चूरू। चूरू पूरा नहीं आता है। चूरू की कौन कौन सी तहसील आती? रतनगढ़, बिदासर, सरदार शहर और सुजानगढ़, ये आता है। तो ऐसे कई बार सवाल बनते हैं। अब लगे हाथ ये भी देख लेते हैं कि सबसे छोटा लिखो, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा कृषि जलवायु क्षेत्र या प्रदेश, जो भी लिखना चाहते हो। कौन सा है बताओ? हम्म, 4B। नहीं वैसे अगर आप क्षेत्रफल में इनको मिला के इनको देखोगे तो फिर इनका कम है। 4B कर लो। अब सबसे बड़े में जिले जिले किसमें कितने जिले आ रहे हैं उसमें? 3 ही जिले आ रहे हैं, वो भी पूरे नहीं। वो भी चूरू तो आधा ही आ रहा लगभग,
पूरा कहाँ है? चूरू की कुछ तहसीली तो आ रही है। और सबसे छोटे में कितने जिले आ रहे हैं? 4। कौन कौन से? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और सलूम्बर। ये बहुत छोटे से क्षेत्रफल में सिमट जाते हैं, क्योंकि सलूम्बर पहले उदयपुर का पार्ट था, उसका ले लिया थोड़ा सा पार्ट। डूंगरपुर और बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। क्या लिख लो? एक काम कर, क्या लिखा आपने? सबसे छोटा कृषि जलवायु क्षेत्र का नाम लिख लें। आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र या 4B। और इसमें जिले कितने आते हैं? 4 आते हैं विद्यार्थियों। लिखो। ये तो हो गए बहुत है। ये संस्था, ये तो पढ़ा दी थी मैंने आपको। अब क्या बचा है कृषि में? संस्थाएं पूरी पढ़ा दी थी। 1 मिनट देना रईस। रईस दो, जल्दी दो। आपरीर, काजरीर सारे लिखा दिए मैंने। ऐसे लिखो, कृषि फार्म। कृषि फार्म। अब केंद्र स्तर के 2 कृषि फार्म है, ध्यान रखना राजस्थान में। उसमें पहला लिखो, सूरतगढ़ कृषि फार्म। कौन सा? सूरतगढ़ कृषि फार्म। कहाँ है? देखो, ये सूरतगढ़ गंगानगर में स्थित है। इसे केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है। और कब स्थापित किया था इसको? 15 अगस्त 1956 को। 15 अगस्त 1956 को किया था विद्यार्थियों। और रूस की सहायता से इसको स्थापित किया। रूस की सहायता से। और ये राजस्थान का नहीं, भारत का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है। देखो, ये एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है। देख लिया? ये हो गया आपका सूरतगढ़। दूसरा लिखो, दोनों ही वही है। जैतसर कृषि फार्म। ये कहाँ विद्यार्थियों? गंगानगर में है। कहाँ पर है? गंगानगर। स्थापना लिखो, 1 अगस्त 1964 को इसको स्थापित किया गया। कई बार पूछा जाता है, सूरतगढ़ कृषि फार्म कहाँ पर है, कब स्थापित किया गया? 1900। और इसको 1964 में। उसको किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? रशिया की सहायता से। और इसको कनाडा की सहायता से। देखो, इसे कनाडा की सहायता से स्थापित किया गया है। दोनों केंद्र सरकार के ही। हाँ, लिख लो भाई, ये भी केंद्र सरकार का है।
तो केंद्र सरकार के जो कृषि फार्म है दोनों लिखा दी मैंने आपको, सूरतगढ़ और जैसर, और दोनों ही गंगानगर में है ना। एक 1956 में, एक 1964 में स्थापित किया गया। अब लिखिएगा अन्य अनुसंधान केंद्र, अन्य अनुसंधान केंद्र। हाँ, अन्य अनुसंधान केंद्र। पहला लिखो चारा बीज अनुसंधान केंद्र। चारा बीज अनुसंधान केंद्र। चारा बीज अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? मोहनगढ़ में। मोहनगढ़। और मोहनगढ़ कहाँ है? जैसलमेर। जैसलमेर। आपसे पूछा जाए कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कपास अनुसंधान केंद्र गंगानगर। कहाँ पर है? गंगानगर। ईसबगोल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कोई बताएगा? मंडोर। और मंडोर कहाँ है? जोधपुर। मोटा अनाज होता है ना, जवार। जवार अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? हाँ, वल्लभ नगर। वल्लभ नगर। और वल्लभ नगर कहाँ है? उदयपुर में। बाजरा अनुसंधान केंद्र। बाजरा अनुसंधान केंद्र बताओ। बाड़मेर है? जोधपुर। बाजरा अनुसंधान केंद्र जोधपुर। एक और लिखो बाजरा अनुसंधान उपकेंद्र। बाजरा अनुसंधान केंद्र तो कहाँ है? जोधपुर करना है आपको। और उपकेंद्र पहले बाड़मेर में हुआ करता था। किसमें हुआ करता था? बाड़मेर। लेकिन अब कहाँ पर? बालोतरा में। बालोतरा कर लेना, बाड़मेर को काट लेना। लिख लिया? लिखो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मत देखना, वो अलग है। चावल कहाँ पर है? क्या बोल रहे हैं जी? मैं राजस्थान स्टेट पढ़ा रहा हूँ। हाँ भाई, चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में। कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। कई बार ऐसा होता है जिस क्षेत्र में वो उत्पादित नहीं होता उससे कोई लिंक नहीं होता। आपको पता है ये ऊन से संबंधित जो प्रशिक्षण देने का काम कहाँ पर किया जाता है? टोंक में किया जाता है, सॉरी जयपुर में। ऊन 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 प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? जयपुर में। अब आप सोचते हो ऊन तो वहाँ पे पैदा होती है जहाँ पे भेड़ वगैरह होती है, यानी कि आप मरुस्थल की तरफ देखेंगे, पश्चिमी राजस्थान की तरफ देखेंगे। लेकिन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ बना रखा है?
जयपुर बना रखा है। आपको पता है विदेशों में से मंगाना हो या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना हो तो उसके लिए केंद्र कहाँ बना रखा है? कोटा बना रखा है। देखो मक्का, मक्का का कहाँ है? बांसवाड़ा। उत्पादित होने से मतलब नहीं है, बांसवाड़ा। कहाँ पर है? बांसवाड़ा। सोयाबीन, सोयाबीन अनुसंधान केंद्र बोरखेड़ा। और बोरखेड़ा कहाँ पड़ता है? हम्म, कहाँ पर है? बोरखेड़ा। हाँ, बांसवाड़ा लिख लो यहाँ पे। एक नाम के एक से अधिक जगह पे हो सकते हैं, देखिएगा। चना अनुसंधान केंद्र, चना, बांसवाड़ा में ज्यादा कार्य। बांसवाड़ा, लिख लिया? लिखो खजूर पौध प्रयोगशाला, खजूर पौध प्रयोगशाला। ये कहाँ है? चौपासनी। कहाँ चौपासनी है? जोधपुर। देखो राष्ट्रीय राई अनुसंधान केंद्र, राई सरसों जैसी होती है ना, भरतपुर। कहाँ पर है? भरतपुर। देखो अंतर्राष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र, राय भरतपुर। पुष्प अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ है? माउंट आबू। और माउंट आबू कहाँ है? सिरोही में। देख लिया? देखो राजकीय खजूर फार्म, राजकीय, नोट डाल के लिखना था इसको अलग से, और उनके साथ भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। फैक्ट आना चाहिए अपने पास। राजकीय खजूर फार्म कहाँ है? भोज का। और भोज का कहाँ है? जैसलमेर। ठीक है, अनुसंधान केंद्र वगैरह। अब देखो प्रमुख संस्थाएं तो हमने देख ली थी स्टेट लेवल की। अब कुछ सेंटर की भी ऐसी एग्रीकल्चर से रिलेटेड संस्थाएं हैं, उनको भी हम पढ़ लेते हैं, जिनका कई बार राजस्थान में भी सवाल बनता है। एक संस्था का नाम लिखो, अन्य संस्थाएं करके लिख लो आप, हेडिंग डाल सकते हैं, अन्य संस्थाएं, अन्य संस्थाएं। और अगर जैसे मैंने अगर मेन जो संस्था लिखाई थी उसमें अगर ये आ जाए तो इसको मत लिखना दोबारा से, है ना? लिखो नेफेड, नेफेड। अब कई इंग्लिश वाले इसको नाफेड पढ़े, वो बात एक अलग है। बाकी इसका सामान्य नाम क्या है भाई? हाँ, इंग्लिश मीडियम नेफेड बोलते हैं क्या? ठीक है, तो मेरे जैसे हिंदी मीडियम वाले पढ़ सकते हैं फिर तो नाफेड। ठीक है। अब बताओ हिंदी वाले या इंग्लिश वाले, जो भी है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में फुल फॉर्म बता दो, हिंदी वाले हिंदी में फुल फॉर्म बता दो। राजस्थान कहाँ नजर आ रहा है इसमें? हाँ, नेशनल, नहीं बैठेगा, लिखो मैं लिखा देता हूँ। नेशनल एग्रीकल्चर, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव। अब सी तो नहीं आ रहा है इसमें, लेकिन कोऑपरेटिव आएगा। कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड फेडरेशन
ऑफ इंडिया। लेकिन फुल फॉर्म तो पूछ लेते हैं ना, जरूरी नहीं है कि सेम इसमें जो अक्षर प्रयुक्त हो रहे हैं उन्हीं के अनुसार फुल फॉर्म हो। कई बार थोड़ा सा गड़बड़ होता है और वहां से सवाल आता है। क्या लिखा आपने? नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड फेडरेशन ऑफ इंडिया। अब हिंदी मीडियम वाले या इंग्लिश मीडियम वाले इसकी हिंदी कर लो, हिंदी में फुल फॉर्म लिखो, क्या बनेगा? हम्म? ये मत भूलना कि इसमें आपने इंडिया भी लिखा लास्ट में, लिखा ना? तो इंडिया का मतलब भारतीय, लिखो भारतीय। दोनों अलग अलग है भाई अपने आप में, शब्दावली दोनों का मीनिंग अलग अलग है, नहीं क्या? नेशनल का मतलब राष्ट्रीय, एक प्रकार से राष्ट्र, और इंडिया मतलब भारतीय। क्या लिखा आपने? भारतीय राष्ट्रीय कृषि, नहीं, कृषि वो निगम वाला नहीं है, कोऑपरेटिव, सहकारी, 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 हाँ कोऑपरेटिव। विपणन, विपणन संस्था या संस्थान, संघ लिख लो नहीं तो, विपणन संघ। फेडरेशन का मतलब क्या होता है? फेडरेशन का मतलब क्या होता है? संघ ही होता है। संघ लिख सकते हो, महासंघ लिख सकते हो, बात एक ही। तो देखो, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ होगा विद्यार्थियों। विपणन का मतलब क्या होता है? मार्केटिंग। विपणन का मतलब क्या होता है? मार्केटिंग। वापस बोलना है, इंग्लिश में क्या लिखा आपने? हाँ तो मार्केटिंग, तो मार्केटिंग का मतलब क्या है यहाँ पर? विपणन है। और फेडरेशन का मतलब संघ है। और जो लास्ट में इंडिया लिखा उसका मतलब, और शुरुआत में जो नेशनल लिखा है इसका मतलब राष्ट्रीय। ठीक है, देखो इसकी स्थापना किसकी? नेफेड की, गांधी जी की जयंती के दिन हुई। ऐसे नहीं लिखना, 2 अक्टूबर 1958। और एक साल बाद में किसकी शुरुआत हो गई थी? पंचायत राज की, 2 अक्टूबर 1959 को हुई थी। राजस्थान पंचायत राज की शुरुआत कब से मानी जाती है? 1959 को। उस समय राजस्थान के सीएम कौन थे? हाँ, जनरल थे। हाँ भाई, कल ही मैंने पढ़ाया आपको। राजस्थान में जो पंचायती राज की शुरुआत हुई तो 2 अक्टूबर 1959 को हुई थी, तो उस समय राजस्थान के सीएम कौन थे? मोहनलाल सुखड़िया नहीं थे क्या? तो फिर घर जाके नहीं पढ़ते, इसका मतलब रजिस्टर कल बंद कर दिया आज खुला है। मोहनलाल सुखाड़िया 57 से नहीं बना क्या? 57 से लेकर 71 तक 4 बार बना है। हाँ। तो विद्यार्थी देखो, नेफेड का मैंने आपको पूरा नाम लिखा दिया, स्थापना लिखा दी है, और ये कृषि से संबंधित संस्था है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर, तो इसका हेडक्वार्टर विद्यार्थियों दिल्ली में। अगला लिखो, नाबार्ड। नाबार्ड, NABARD, नाबार्ड। हाँ भाई, बता रहा आयुष, नाबार्ड का फुल फॉर्म बताओ। ये भी एग्रीकल्चर से संबंधित संस्था है। हाँ भाई, जरूर नहीं है आपने कृषि टॉपिक पढ़ा है नहीं पढ़ा है, इकोनॉमिक्स भी अगर किसी के पास रहा है तो यहाँ से सवाल बनता है कई बार, और नहीं तो करंट में कई बार बनता है, जिस नाबार्ड के द्वारा ये सहायता दी गई, वो सहायता दी गई जो भी है। क्या बोला, वापस बोलना? नेशनल
बोर्ड बोल रहे हैं आप, गलत। बोर्ड बोलते गलत है। बी का मतलब बोर्ड नहीं है, बी का मतलब बैंक है। यहाँ पर क्या है, लिखो, नेशनल बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर तो आएगा ना, हाँ तो बैंक आएगा। हाँ, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का फुल फॉर्म इसकी जैसी दिख रही है वैसी नहीं होती है, मतलब इसमें जो शब्द दिखाई दे रहे हैं उसके अनुसार नहीं है। बैंक, हाँ सही, हाँ इसका सही है, उसका नेता नेफेडोला। चलो, हाँ बहन जी बोलना, फुल फॉर्म बोलना उधर वाली, नाबार्ड की फुल फॉर्म बोलो। हिंदी में, हाँ हिंदी में क्या बनेगा, लिखो। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास भी तो करो, विकास बैंक। मतलब इंग्लिश में इसका जिस प्रकार फुल फॉर्म बनता है उस अनुसार इसका हिंदी में फुल फॉर्म नहीं बन रहा है, आगे पीछे होते हैं मतलब सब। तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड को कहते हैं, ध्यान रखना। देख लिया, लिखो। स्थापना लिखो, 12 जुलाई 1982। 12 जुलाई 1982। लिख लिया। हेडक्वार्टर लिखो, कौन बताएगा हेडक्वार्टर, नाबार्ड का हेडक्वार्टर। एसबीआई का बता दो, आरबीआई का बता दो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम सुना होगा। हाँ आरबीआई का हेडक्वार्टर, ये कंडीशन है। नाबार्ड का हेडक्वार्टर लिखो, मुंबई। नाबार्ड का हेडक्वार्टर लिखो, मुंबई महाराष्ट्र। जैसे विद्यार्थियों आपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम सुना होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्ट आपको लोन नहीं देगा, मतलब पब्लिक को डायरेक्ट लोन नहीं देता है। इसी प्रकार कृषि क्षेत्र का सबसे बड़ा लोन देने वाला जो बैंक है वो कौन सा है, नाबार्ड है, लेकिन ये डायरेक्ट पब्लिक को लोन नहीं देता है। ये उन संस्थाओं को लोन देता है जो कृषि से संबंधित कार्य करने वालों को लोन देती है। जैसे मेरी बात सुनना, आरबीआई के द्वारा लोन दिया जाता है, जैसे एसबीआई को, पंजाब नेशनल बैंक को, एचडीएफसी को, बैंक ऑफ बड़ौदा को, इनको लोन देती है वो। आरबीआई किसको देती, मतलब जैसे आरबीआई की बता रहा हूं मैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, ये अन्य बैंकों को लोन देती है। इसका काम क्या है, बैंकों को लोन देना, और ये बैंक हमारे जैसे जो सामान्य ग्राहक होते हैं उनको लोन देने का काम करती है। इसी प्रकार नाबार्ड के द्वारा डायरेक्ट ग्राहकों को क्या नहीं दिया जाता है, ग्राहक मतलब पब्लिक से को ले रहा हूं मैं ना, तो डायरेक्ट जो पब्लिक है, डायरेक्ट जो किसान है उसको लोन नहीं देगा नाबार्ड। पहले किसको देगा, मतलब इस कृषि से संबंधित जो बैंक है ना उनको लोन देगा ये, और फिर वो किसको देंगे, किसानों को लोन देंगे। तो कृषि से संबंधित अगर बैंक देने वाली संस्था है तो उसका तो सबसे बड़ी कौन सा आएगा, नाबार्ड नाम आएगा, ध्यान रखना। और अगर इधर देखें, यहाँ पर सामान्य हम देखें तो इसमें लोन देने वाली सबसे बड़ी संस्था कौन है, आरबीआई, लेकिन डायरेक्ट पब्लिक को लोन नहीं देती है। अब इन बैंकों में सबसे बड़ा सरकारी बैंक कौन सा है, एसबीआई है। कौन सा है, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। और प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा एचडीएफसी, कौन सा है, एचडीएफसी। लिखिएगा,
नाबार्ड की स्थापना, आप हिंदी इंग्लिश कैसे भी लिख सकते हो, पूरा फुल फॉर्म भी एक साथ लिख सकते हो चाहो तो, लेकिन जरूरत नहीं, आप तो हिंदी में लिख लो नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना एस शिवरमन समिति, शिवरमन कमेटी की सिफारिश पर की गई थी। लिखो, नाबार्ड के द्वारा कृषि बैंकों को ऋण दिया जाता है। किसको? कृषि बैंकों को, कृषि से संबंधित जो बैंक होते हैं ना, वो लोन दिया जाता है। और उन कृषि बैंकों के द्वारा जनता लिखा दूं या किसान लिखाऊं? किसान, किसानों को लोन दिया जाता है। ऋण लोन बात एक ही है। देखो विद्यार्थियों, ध्यान रखना, मैंने सामान्य बैंक की बात करी। सामान्यतः बैंकों को पैसा उपलब्ध कौन कराता है? आरबीआई कराता है। और आरबीआई जैसे एसबीआई को दे दिया उसने, और फिर एसबीआई जनता को लोन देने का काम करता है। इसी प्रकार नाबार्ड ने किसको दिया? कोई कृषि बैंक है जिसका नाम है एससीबी। क्या नाम है? एससीबी। तो कृषि बैंक में सबसे बड़ा बैंक, कृषि बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा हुआ? एससीबी। जनता को जो लोन देने का काम करता है वो एससीबी करता है। लेकिन इन सभी कृषि से रिलेटेड जितने भी बैंक है, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, उन सब या सहकारी वाले हो, उन सबको लोन देने का काम कौन करता है? नाबार्ड करता है। देखो मैं सामान्य एक चीज बता रहा हूं आपको। माना कि आज हमें लोन चाहिए, जैसे मुझे लोन चाहिए, तो मैं कहाँ जाऊंगा? एसबीआई जाऊंगा, एसबीआई के पास जाऊंगा। लेकिन एसबीआई पैसा कहाँ से लाएगा? एसबीआई के पास पैसा आने का दो तरीका है। एक तो मैंने पैसा जमा करा रखा है, ग्राहकों के द्वारा पैसा भी जमा कराया रहता है बैंकों में, तो एक तो ग्राहकों ने यहाँ जमा करा रखा है, और इसको और पैसों की आवश्यकता पड़ती है, तो कहां से लेता है ये? आरबीआई से। आरबीआई इस पे ब्याज लेता है इससे। आरबीआई इससे क्या लेगा? ब्याज। जैसे आरबीआई ने इसको 3% में दिया। कितने परसेंट में दिया? 3% में। तो मुझे देगा ये 7% में। 4% किसने रखा? एसबीआई ने रखा। क्यों? क्योंकि इसके कर्मचारी भी रखना है, इसको इसका पूरा मेंटेनेंस भी तो रखना पड़ेगा ना। तो ये 3-4% जो खाता है, ये इसलिए खाता है बीच का। और पैसा कहां से उठाया इसने? आरबीआई के द्वारा जो बैंकों को लोन दिया जाता है उसको रेपो रेट कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेपो रेट। अब कभी कभी क्या होता है, एसबीआई के पास बहुत सारा पैसा आ जाता है, जैसे ग्राहकों ने भी जमा करा दिया, और जनता को पैसों की जरूरत नहीं, जनता लोन नहीं ले रही है, तो बैंक के पास तो पैसा पड़ा है। तो बैंक क्या करेगा? फिर उस पैसे को, ग्राहक के पैसे को जमा कराएगा किसके पास? आरबीआई के पास। फिर आरबीआई भी उसको लोन देगा, सॉरी, ऋण ब्याज देगा। क्या देगा? इंटरेस्ट रेट देगा, लेकिन उसको कम देता है वो। उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। हमें इसमें शब्दावली पढ़ेंगे आगे जब इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा ना मैं आपको, तो रेपो रेट क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, बैंक रेट क्या होती है, ये सारी रेटों के बारे में पढ़ना होता है अलग अलग। तो दो रेट तो मैंने बताई दी आपको अभी, एक तो रेपो रेट और एक रिवर्स रेपो रेट। आरबीआई के द्वारा अन्य बैंकों को जिस दर पर, जिस ब्याज दर पर लोन दिया जाता है, ऋण दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? रेपो रेट कहते हैं। और इन बैंकों के द्वारा आरबीआई के पास जो पैसे जमा कराए जाते हैं या आरबीआई को ये पैसे देते हैं, तो इनको जो ब्याज मिलता है उसको क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। और हमेशा रेपो रेट ज्यादा होती है, रेपो रेट ज्यादा होती है, रिवर्स रेपो रेट कम होती है। जैसे माना कि ये आरबीआई इसको अगर दे रहा है 4% में दे रहा है, कितने में दे रहा है? 4%। लेकिन एसबीआई अगर इसके पास जमा कराएगा तो 3% में लेगा, हो सकता है 2% में भी ले ले। और ये जो हमें दे रहा है, हमें एसबीआई देगा ग्राहकों को, तो ये 7%, 8%, 9%, इसको बैंक रेट कहते हैं। तो क्या कहते हैं? बैंक दर कहते हैं, ध्यान रखना। तो बैंक दर क्या होती है? वो अलग अलग, देखो लोन के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, ये सालाना ही बता रहा हूँ मैं। बैंक ज्यादातर सामान्यतः क्या लगाता है? सालाना ही लगाता है। ये तो ठीक है, मार्केट का जो पैसा चलता है वो 7%, 10%, वो अलग है। वो ब्याजखोर जो होते हैं ना, वो करते हैं काम। जैसे आजकल मार्केट में चल रहा है 10% में दूंगा, 10% का मतलब है इसका तो 100% हो गया।
जैसे अपने को मार्केट से आज हम पैसा उठाते हैं कि भाई मुझे आज 1 लाख रुपए की आवश्यकता है, तो मार्केट में जो कितना खतरनाक वो स्कैम चल रहा है वो बताता हूँ तुम्हें। 1 लाख रुपए की मार्केट में मुझे जरूरत पड़ी तो वो जाते ही कहेगा 10% लूंगा। कितना लूंगा? 10% लूंगा और एडवांस लूंगा। तो वो देगा कितना मुझे? 90,000 ही देगा। कितना देगा? 90,000। और प्रत्येक महीने उसको मुझे 10,000 रुपये ब्याज के रूप में देना पड़ेगा। इतना भयंकर चलाते हैं मार्केट के लोग। इसमें फिर अगला व्यक्ति सुसाइड करेगा तो क्या करेगा? भाई मैं चुका पाऊंगा कि बताओ फिर उसका पैसा? अगर मैंने 3-4 महीने रख लिया तो 50,000 तो ब्याज ही हो गया उसका। और वो लाख रुपए तो वैसे के वैसे बच रहे हैं उसके। लाख वो और वो जो मामला खराब हो जाएगा ऐसे तो। हम साहूकारी का 1-2% का ब्याज लेते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल चुकता है। अब बैंक हमसे लेता है, जैसे अगर हम कोई होम लोन लेते हैं तो 8%, 7%, 9%, 6% ऐसे लेता है। अगर हम पर्सनल लोन लेते हैं तो ज़्यादा ज़्यादा 10 या 11% लेता है। यानी 1 लाख रुपए पे हमसे पूरे साल का 10,000 या 11,000 रुपये लेता है। अलग अलग बैंक का, मैंने कहा ना, अलग अलग सिस्टम है। अरे ऐसे तो गांव के लोग भी जब कई बार तो 1% के हिसाब से भी देते हैं लोग। वो अलग अलग आपकी साख के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी साख कैसी है? साख का मतलब छवि। अब आपको पता है, जो पैसा देने वाला उसको पता है कि अगर इसको पैसे दे दिए तो डूबने हैं। अरे एक ऐसा होता है कि भाई इसको अगर कभी भी बोल दिया ना तो तुरंत अपने पैसे वापस मिल जाएंगे। देखो पैसों को किसी को भी जरूरत पड़ सकती है। तो मैं तो कहता हूँ सबसे अच्छा सिस्टम है कौन? बैंक। और बैंकों में भी गवर्नमेंट बैंक कौन सा है? SBI बैंक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। क्या लेकर आ रहा था मैं तो, अपना कहाँ से कहाँ ले गए तुम? हाँ, लिखो। कृषि बैंकों में सबसे बड़ा बैंक, या ऐसे लिख सकते हैं, कृषि क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक। कृषि क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक SCB है। कौन सा है? SCB है। SCB को रेखांकित कर लो। SCB, क्योंकि जनता को तो यही देगा लोन। किसानों को अगर लोन देगा तो कौन देगा? ये देता है विद्यार्थियों। SCB का पूरा नाम लिखो। स्टैंडर्ड चार्टेड बैंक। स्टैंडर्ड चार्टेड बैंक। स्टैंडर्ड चार्टेड बैंक। लिख लिया? लिखो। ये आधारभूत संरचनाओं हेतु ऋण प्रदान करता है। किसके लिए? आधारभूत संरचनाओं हेतु ऋण प्रदान करता है, मतलब लोन देता है। 1995-96 से दे रहा है। कब से दे रहा है? 1995-96 से दे रहा है। और ये कृषि क्षेत्र का सर्वोच्च बैंक है, ये बात तो लिखा दी मैंने आपको। ठीक है, तो आप तो केवल इतना ही याद रखना है, नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है। नाबार्ड की फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में मैंने देखी है। नाबार्ड का जो फुल फॉर्म है क्या होती है बताओ? हाँ सीमा बहन जी बोलो। हिंदी में बोल दो। हाँ बहन जी बोलना। इंग्लिश में, बिना देख के थोड़ी बोलना है। हाँ हाँ, एंड रूरल डेवलपमेंट। हाँ बहन जी हिंदी में बोलो। नहीं बोल पाओगे? चलो कोई बात नहीं। FCI का नाम सुना होगा, FCI गोदाम, नहीं सुना? IFC नहीं, FCI। हाँ, लिखो अगली संस्था या बैंक का जो भी नाम है। संस्था का नाम नहीं चल रहा है, अन्य संस्थाओं के नाम लिख रहे हैं, पहले नहीं लिखा है ना इनके नाम मैंने। लिखो FCI, फूड कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन मतलब ये निगम वाला। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया।
हिंदी में लिखो, भारतीय खाद्य निगम। स्थापना लिखो विद्यार्थियों, 1964। मुख्यालय लिखो दिल्ली। लिख लिया? हिंदी इंग्लिश में फुल फॉर्म लिख ली, स्थापना लिख ली, हेडक्वार्टर लिख लिया, कार्य लिख लो, क्या काम करता है? किसानों को उनकी उपज का अंतिम मूल्य दिलवाना। किसानों को उनकी उपज का अंतिम मूल्य दिलवाना। दूसरा लिखो। अब देखो विद्यार्थियों, ये क्या करता है, किसानों से एक प्रकार से इसने गेहूं खरीद लिया, माना कि क्या खरीद लिया, गेहूं खरीद लिया। अब इसने खरीद के अपने पास रख लिया, अपने पास खरीद कर फिर जैसे माना कि मैं तो किसान नहीं हूं, आप किसान, आपने तो बेच दिया, आपने इनको बेच दिया, इन्होंने खरीद लिया, फिर ये मुझे उपलब्ध कराएंगे, लेकिन ये नहीं, मुझे भी सस्ती रेट में उपलब्ध कराना चाहिए, ये काम है इसका। दूसरा काम लिखो, उपभोक्ताओं को उप अरे लिखा जा भाई, उपभोक्ताओं को सही रेट को क्या बोलते हैं, उचित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाना। दूसरा काम क्या है, उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाना। अब विद्यार्थी, कभी कभी ऐसा होता है कि किसान ने बेचा और इसने वापस उपभोक्ताओं को दे दिया, फिर कभी कभी अकाल भी तो पड़ जाता है, फिर ऐसी स्थिति में कहाँ से लेकर आएंगे अनाज, तो फिर भंडारण करके भी रखता है उसका ये। और फिर कई बार आपने देखा होगा राशन की दुकानों पर मिलता है, उसमें वो कीड़े मकोड़े ज़्यादा पड़े रहते हैं, क्योंकि इनमें जो एफसीआई गोदाम है, उनमें काफ़ी समय से वो स्टोर रहता है, तो वो क्या खराब हो जाता है, कई बार ऐसा भी होता है, और वो खराब को पहले निकालते हैं। भाई कोई गेहूं आज के 10 साल पहले खरीदा है, अब 10 साल में तो गेहूं खराब होना ही, जैसी बात है, उसमें जो इलिया वगैरह होती है, वो कीड़े वगैरह होते हैं, वो पड़ जाते हैं, उससे खराब हो जाता है। जब इनको पता लगता है, गोदाम को चेक करते हैं, क्योंकि वहां पर भी तो कर्मचारी होते हैं, वो लापरवाही कर देते हैं, कई बार ध्यान ही नहीं देते गोदाम में के उनमें कीड़े भी पड़ गए, बाद में पता लगता है। या कई बार जैसे कोई बिल्डिंग है, अब आपको पता है सरकारी बिल्डिंग होती है, और सरकारी बिल्डिंगों में कई बार सही तरीके से काम नहीं होता, तो बारिश वगैरह की वजह से उसमें पानी चल जाता है, पानी चल जाता है तो वो खराब होगा कि नहीं होगा अंदर, लेकिन इनको तो उसको कैसे भी करके निकालना होता है ना आगे, तो फिर दूसरे गेहूं के साथ मिक्स कर वहां से निकाल देते हैं। हाँ, पहला तो क्या लिखा आपने, किसानों को उनकी उपज का अंतिम मूल्य दिलाना। दूसरा लिखा उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाना। तीसरा लिख सकते हो आप, खाद्यान्नों का भंडारण करना। तीसरा क्या है, खाद्यान्नों का भंडारण करना। लिख लिया? तो विद्यार्थियों, इफ को देखोगे, इफ को, इफ को कौन बताएगा फुल फॉर्म? एग्जामिनर बताओ क्या करता है, ऐसा इफ को देता है आपको, और फिर पूछता है फुल फॉर्म। ऐसा देगा तो फिर भी हम उसके आसपास पहुंच सकते हैं। कौन बताएगा? हाँ बताओ। हम्म। हम्म। लिखो, इंडियन फार्मर या फार्मर्स, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव और लिमिटेड, और लिख लो चाहो तो। वापिस बोलना।
लिखिएगा, स्थापना लिखो 3 नवंबर 1967। 3 नवंबर 1967 में स्थापना हुई। हिंदी बनाओ इसकी भाई। सर्च करो द न्यूज़ पे नेट पे। इसमें भी यही दे रखा है वो तो, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, ये कर रखा है इसमें। चलो कोई बात नहीं, लिखो, स्थापना लिख लिया 3 नवंबर 1967 को। हाँ, अब देखो ये क्या काम करेगा, किसानों को उर्वरक उपलब्ध करवाना। लिखिएगा, ये कृषकों को उच्च गुणवत्ता वाले उर्वरक उर्वरकों की आपूर्ति करवाता है, मतलब उपलब्ध करवाता है कहने का मतलब। हाँ ऐसा ही है, क्रीभको। बताओ। हाँ ऐसा भाई, वास्तव में इसका नाम यही है, आपको इंग्लिश इंग्लिश में नहीं मिलेगा, और इसका फुल फॉर्म और पूछते हैं। बताओ, लिखो, कृषक भारतीय कोऑपरेटिव लिमिटेड। कृषक भारतीय कोऑपरेटिव लिमिटेड। स्थापना लिखो विद्यार्थी इसकी, 17 अप्रैल 1980। 17 अप्रैल 1980 को इसकी स्थापना हुई। कार्य लिखो, रासायनिक उर्वरकों, उर्वरक कैसे लिखते हैं, उर्वरकों की आपूर्ति करता है। अगला लिखो, भारतीय कृषि बीमा कंपनी। लिख लिया, स्थापना लिखो इसकी, 20 दिसंबर 2002। 20 दिसंबर 2002 को स्थापना हुई। हेडक्वार्टर लिखो दिल्ली, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, दिल्ली। कार्य लिखो, प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों को हुए नुकसान से किसानों को सुरक्षा प्रदान करती है। बीमा का काम ही क्या है, कोई नुकसान होता है उसकी भरपाई करना। प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों को हुए नुकसान से किसानों की सुरक्षा प्रदान करती है।
हुए नुकसान से किसानों को या किसानों की सुरक्षा प्रदान करती है। लिख लिया? लिखो विद्यार्थियों, कृषि से संबंधित प्रमुख योजनाएं। कृषि से संबंधित प्रमुख योजनाएं। कृषि से संबंधित प्रमुख योजनाएं। और पहला लिखो, सोयल हेल्थ कार्ड। पहली योजना लिखो। अच्छा, हिंदी में लिख रहे थे क्या आप? पहली योजना का नाम लिखो, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। और इसमें एक नोट भी डाल लेना, करंट से अपडेट करना है इसको आपको। तो करंट में जो भी योजनाएं चल रही ना सारी, हमेशा इसको करंट में ऐड करते रहना। इसमें कृषि से संबंधित योजनाओं को, यानी कृषि टॉपिक को आपको हमेशा करंट से अपडेट करना पड़ेगा। चाहे इकोनॉमिक्स के आंकड़े हो तो भी आपको अपडेट करना पड़ेगा। अगर कोई योजना चल रही है या जैसे आजकल में कोई नई योजना चालू कर दी तो उसको भी अपडेट समय समय पर करते रहना। मतलब कृषि टॉपिक जब भी आप पढ़े ना तो एक दो पेज अपने रजिस्टर में जरूर छोड़े, ताकि आने वाले समय में जो भी कृषि इससे योजनाएं होती है उनको सारी को ऐड कर सकते हो आप। पहली योजना लिखो विद्यार्थी, इसमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। अब देखो विद्यार्थियों, इनके भी स्वास्थ्य का कार्ड बनता है मिट्टियों का। तो भाई इसका मतलब ये होता है कि कौन सी मिट्टी में कौन सी चीज़ को आप उत्पादन कर सकते हो, एक पूरा कार्ड बनाया जाता है, उसका पूरा टेस्ट होता है। जैसे आपका खेत है, सामान्यतः पहले गाँव में क्या होता था, अपनी इच्छा है इस खेत में बाजरा बोने की तो बाजरा बो देते, अपनी इच्छा उड़द बोने की तो उड़द बो देते। लेकिन आजकल इसका पूरा लैब में टेस्ट होता है पूरा, कि इस मिट्टी में कौन कौन से तत्व मौजूद है, इसमें किस किस की फसल की जा सकती है। रबी में किसकी फसल कर सकते हो, खरीफ में कौन किसकी फसल कर सकते हो। और अगर आपने उसका कार्ड बनवा लिया उस खेत का कि भाई इस खेत में इस टाइप की ज़मीन है या इस टाइप की मिट्टी है, तो उसी टाइप का फिर आपको उस कार्ड को दिखाकर उसी टाइप का जो खनिज, ये जो उर्वरक होते हैं, रासायनिक उर्वरक खनिज जो भी होते हैं, वो अगर डालने की जरूरत पड़े तो वो डालोगे आप। अब हमें पता है कि हमारे इसमें यूरिया की तो बहुत ज़्यादा मात्रा, वैसे जबरदस्ती हम तो जैसे थोड़ी सी फसल बड़ी हुई यूरिया उसमें छिड़कना चालू कर देते हैं, फिर उसमें वो फसल ग्रो नहीं करती सही तरीके से। तो ये कार्ड योजना चला रखी है, भी अच्छी स्कीम है, केंद्र सरकार की योजना है। क्या लिखा आपने? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, इंग्लिश में इसको कहते हैं सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम, SHC भी कहते हैं इसको। लिखिएगा, ये केंद्र सरकार की योजना है। किसकी है? केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र सरकार। अब केंद्र सरकार की इतनी बड़ी योजना विद्यार्थियों, तो इसकी डेट भी याद कर लो आप। इसकी शुरुआत हुई थी विद्यार्थी 19 फरवरी 2015 को। कब हुई थी? 19 फरवरी 2015। अब कहीं न कहीं से अगर कोई बड़ी योजना शुरू हो रही है तो उसका उद्घाटन समारोह भी रखा जाता है पूरा। तो इसका योजना का शुभारंभ कार्यक्रम जो रखा गया था वो रखा गया था सूरतगढ़ में। कहाँ पर रखा गया था? सूरतगढ़ में। सूरतगढ़ आपको पता ही है, कृषि फार्म है वहाँ पर। कौन सा? गंगानगर। कहाँ पर? सूरतगढ़ गंगानगर से इस योजना की शुरुआत हुई है। आपसे पूछा जाए सोयल हेल्थ कार्ड जो योजना है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? सूरतगढ़ से होती है। कब हुई है? 15 फरवरी 2015 को। अब योजनाएं बच्चे क्या करते हैं, जो अभी लेटेस्ट में आजकल में जो चल रही है करंट वाली, उनको ही पढ़ते हैं, इनको नहीं पढ़ते। लेकिन ये ऐसी योजना है जो लॉन्ग टाइम के लिए चल रही है। तो जो रनिंग में जो योजनाएं रहती, चाहे आज के 20 साल पहले शुरू की है, उस योजना के बारे में पढ़ना होता है। योजनाओं को दो प्रकार से पढ़ना होता है। एक तो होती है कोई बजट में योजनाएं घोषित करते हैं, या आर्थिक समीक्षा जो आती है उसमें योजना होती है, वो तो सारी पढ़नी ही पढ़नी है। लेकिन उसके अलावा कई पुरानी योजनाएं ऐसी है जो आज भी चल रही है, तो जो रनिंग वाली है उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है। चलो ठीक है, कोई योजना शुरू हुई और उसका कार्यकाल समाप्त हो गया, तो फिर अगर उसको नहीं पढ़ो, उसको स्किप कर दो तो चल सकता है। क्योंकि एग्जाम में 2 से 3 साल पुरानी करंट भी आती है लगभग।
कई बार हम सोचते हैं कि हम जिस साल की पढ़ रहे हैं उसके पहले क्या होता था, बच्चे जब तैयारी करते थे 3 महीने जब एग्जाम के बचते थे तो 3 महीने की करंट पढ़ते थे, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ा, फिर 6 महीने की पढ़ने लग गए, फिर बच्चे 1 साल की पढ़ते हैं आजकल। सामान्य बच्चे क्या करते हैं, 1 साल की करंट पढ़ते हैं, और सवाल आता है 3 साल में से। और कभी कभी तो अब ये देख लो, अगर इस योजना से सवाल आ जाए तो ये योजना तो कब की है, 10-11 साल हो गए ना, सीधे सीधे हो गए कि नहीं हो गए, लेकिन इसको याद करना पड़ेगा। अभी इसको करंट ही मानो आप, करंट नहीं है फिर, लेकिन इसको क्या मानना पड़ेगा आपको, करंट। जनगणना के आंकड़े कौन से आपके पास, 2011 के, लगभग 15 साल हो गए। अब 26-27 में बता रहे हैं वापस अभी जनगणना चालू होगी, 26-27 में तो होगी, और उसके आंकड़े कब आएंगे देख लेना आप। तो इसकी शुरुआत हुई है 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ गंगानगर से हुई है, केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है। और उद्घाटन कहाँ से हुआ इसका, सूरतगढ़ से हुआ था, और उद्घाटन करने वाले जो व्यक्ति है उनका नाम कौन है, मोदी जी। लिखो, इस योजना की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री तात्कालिक, फिर अभी भी वही है, तात्कालिक प्रधानमंत्री, कोई समय तात्कालिक कहलाएंगे, तात्कालिक नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई। देखिए, ये जो प्लानिंग की गई, विद्यार्थी स्कीम चलाई गई, इसकी जो थीम रखी गई थी वो थीम थी स्वस्थ धरा खेत हरा। थीम लिख लो, इसकी थीम, इस योजना की थीम, सॉइल हेल्थ कार्ड योजना की थीम क्या है, स्वस्थ धरा खेत हरा। कई बार थीम पूछी जाती है। लिख लिया, लिखो, इस योजना के तहत खेत होता है ना, खेत या जमीन जो भी लिख सकते हो आप, खेत की मिट्टी के नमूने, कोई नमूना लेते हैं, सैंपल लेते हैं ना, नमूने को क्या बोलते हैं, सैंपल। नमूने, नमूने के ब्रैकेट में सैंपल लिख लेना भाई, कई बार नमूने से नहीं समझते। कई बार सामान्यतः एक शब्दावली सुना, नमूने इधर आ, तो नमूने का मतलब क्या, सैंपल। तो उसको आप कह सकते हो सैंपल इधर आ। क्या लिखा है, इस योजना के तहत खेत के या खेत की मिट्टी के नमूने लेकर जांच की जाएगी या की जाती है, और आवश्यकता अनुसार जिन पोषक तत्वों की कमी होती है, वह जमीन में किसकी कमी है ना, जिन पोषक तत्वों की कमी होती है उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी। बताया जाएगा भाई इसमें किस किस की कमी है ना, तो उस हिसाब से फिर वो उसमें खाद वगैरह डालते हैं, कराई जाएगी। तथा किसानों को एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी दिया जाएगा, मतलब एक कार्ड बना के देते हैं पूरा बेकायदा, और उस कार्ड पे पूरा लिखा रहता है कि भाई इस मिट्टी का टाइप कौन सा है, इसमें कौन कौन से खनिजों की, मतलब कौन कौन से पोषक तत्व उपस्थित है, कौन कौन से की कमी है तो फिर आने वाले समय में आप इसमें कौन कौन सी फसल कर सकते हैं, इसमें आप कौन कौन से खाद का प्रयोग कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें लिखी रहती है उसमें। जैसे आप जहाँ भी खाद की दुकान में जाओगे और अगर वो कार्ड लेके जाओगे ना, तो वो स्पष्ट पता है कि भाई इसको कौन सी दवाई देनी है, कौन सा क्या देना है, बता देगा वो। तो अच्छी योजना है, तो कोई गलत योजना नहीं है। हाँ, अगला लिखो विद्यार्थियों, राजीव गांधी कृषक साथी योजना। टाइम हो गया क्या, चलो ये तो पढ़ी लो। राजीव गांधी कृषक साथी योजना। आज का टेस्ट का असर है क्या, राजीव गांधी कृषक साथी योजना। देखो, इस योजना की शुरुआत 9 दिसंबर 2009 को हुई थी। कब हुई थी, 9 दिसंबर 2009 को ही।
देखिएगा, इस योजना के तहत किसानों, मजदूरों कि यदि खेत में कार्य करते, भाई जरूर थोड़ी किसान में मेरी खुद का खेत है, अगर कोई मजदूर बुला रखे अगर उसकी भी मौत हो जाती है तो उसको भी आर्थिक सहायता दी जाती है। क्या लिखा आपने? फिर ये खेत में कार्य करते समय मृत्यु हो जाती है तो उसे दुर्घटना राशि के रूप में 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। कितना? 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। ऐसा केस कई बार पुलिस के ग्रामीण थानों में आते हैं, क्योंकि क्या कई बार होता है कोई व्यक्ति किसी भी कारण से वो मर गया होगा ना, लेकिन उसको वो बताते भाई खेत में काम करता करता मर गया। फिर खेत में काम करता करता मर गया तो फिर सरकार के द्वारा उसको क्या दी जाती है? आर्थिक सहायता की जाती है 2 लाख रुपए तक, है ना। ये कौन सी योजना के तहत दी जाती है? और आज भी ये रनिंग में है, ध्यान रखना, आज भी ऐसा होता है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।